जादुई पालक का घर। विनोद अपने ठेले पर हरे पालक रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजे ताजे हरे पालक ले लो। हीरा नाम का एक ग्राहक विनोद के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा पालक दे दो। विनोद ने 10 रुपए लेकर हरे पालक उस ग्राहक को दे दिए। भैया 10 रुपए के इतने कम हरे पालक। भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो। भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये हरे पालक बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे पालक की सप्लाई करता है। विनोद की बात सुनकर हीरा दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे पालक दे दो। दुकानदार ने हीरा को 10 रुपए में पालक दे दिए। हीरा वो हरे पालक लेकर विनोद के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे पालक पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे पालक दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे पालक नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस गांव में कोई भी हरा पालक नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। हीरा क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। विनोद शाम को अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी आरती से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता आरती कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी पालक ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे पालक बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे पालक देता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में हरे पालक के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरा पालक रखकर बेचते हैं। जिस दिन भी आप इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट पर ग्राहकों को पालक बेचेगा। तुम ठीक कहती हो आरती, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन विनोद गांव के जमींदार के पास चला गया। विनोद को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है विनोद, कल ही तो तुम मुझसे हरे पालक लेकर गए थे। क्या इतने जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे पालक बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ही ग्राहकों को हरे पालक ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है विनोद, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे पालक दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा विनोद, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नगद में मुझसे हरे पालक खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सबकी दुकानदारी खराब करते हो। इसलिए तुम आज से हरे पालक बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा पालक नहीं मिलेगा। जाओ जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने विनोद को अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से विनोद ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद हीरा एक दुकानदार के यहाँ पर हरा पालक लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के पालक दे दो। दुकानदार ने ना के बराबर पालक हीरा को पकड़ा दिया। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम हरे पालक? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे पालक के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे पालक नहीं खरीद सकता। तो फिर अपने भोजन में हरे पालक की सब्जी खाना बंद कर दो। विनोद इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के चौधरी नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। अरे चौधरी चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या करूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे पालक उगाया करते थे। उस दौर में मैं दुकानदारों को हरा पालक मुफ्त में दे देता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना चाचा। जमाना चाहे भले ही बदल गया हो विनोद, लेकिन हरे पालक का जादुई गांव आज भी है।
ये सुनकर विनोद बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। विनोद, गांव के सभी लोग ये समझते हैं कि मैं अपने खेत में हरे पालक उगाया करता था, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं उस समय हरे पालक के गांव से लेकर आता था, जो कि एक जादुई गांव है। उस जादुई हरे पालक के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, ये केवल मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई हरे पालक के गांव में जाओ और वहाँ से हरे पालक लेकर सारे गांव में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। चौधरी चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं विनोद, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना। तुम स्वयं जादुई हरे पालक के गांव में पहुंच जाओगे। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर चौधरी चाचा वहाँ से चले गए। जहाँ तक चौधरी चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जड़ से ही समाप्त हो जाए। विनोद चौधरी चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। विनोद उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। विनोद ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब हरे पालक के ही बने हुए थे। विनोद आश्चर्यचकित रह गया। ये तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु हरे पालक की बनी हुई है। तभी विनोद के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई हरे पालक का गांव है। विनोद ने देखा कि वो व्यक्ति साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से हरे पालक ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे पालक ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे पालक ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। विनोद बहुत सारे हरे पालक लेकर तालाब के किनारे आ पहुँचा और तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही विनोद ने अपने गांव में प्रवेश कर लिया। अरे वाह, जादुई हरे पालक के गांव से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं रोज वहाँ से हरे पालक लाकर गांव में मुफ्त में बांटूंगा। विनोद उस दिन से गांव में मुफ्त में पालक बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक विनोद से आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे पालक में कोई दवाई मिली हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे पालक को भोजन में डालना शुरू किया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो व्यक्ति विनोद को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन के बाद विनोद के लाए हुए हरे पालक खाने से विनोद के गांव के बीमार लोग सही होने लगे और विनोद को बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये 2 कौड़ी का विनोद अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर विनोद अपना ठेला लगाता था। विनोद, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विनोद को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। क्या कहना चाहते हो तुम? विनोद के लाए हुए हरे पालक खाने से गांव के तमाम बीमार लोग स्वस्थ हो गए और विनोद हमसे हरे पालक के पैसे भी नहीं लेता है। तुम सब पागल हो गए हो। ये मुफ्त में हरे पालक जरूर देता है, लेकिन गांव के ना जाने कितने मूर्ख लोग इसके हाथ में बहुत सारे पैसे रखकर चले जाते हैं। क्या कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि उनके परिवार में बरसों से बीमार लोग विनोद के हरे पालक खाने से ठीक हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो। क्या कभी तुमने इसे पूछा है कि आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे पालक लाता कहाँ से है? मुझे विश्वास है कि ये जरूर कहीं से चोरी करके लाता होगा। तभी वहाँ पर बहुत से लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ में से एक व्यक्ति जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे पालक खाने से लोग ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ जमींदार, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुई है। भीड़ देखकर जमींदार बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जमींदार इतना डर गया कि अगले दिन वो गांव छोड़कर ही चला गया।
विनोद की पत्नी आरती विनोद से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि चौधरी चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। तुमने सही कहा था आरती। तभी वहाँ पर चौधरी चाचा आ गए और रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए विनोद की ओर देखकर बोले, क्या कहा था मैंने तुमसे? उस जादुई हरे पालक के गांव से हरे पालक लाने के बाद उसका चमत्कार देखना। चौधरी चाचा की बात सुनकर विनोद और उसकी पत्नी दोनों हंसने लगते हैं। जादुई गोल्डन सिलाई मशीन। जबलपुर नाम के एक गांव में हिमांशी नाम की एक बहुत प्यारी लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। हिमांशी के पिता प्रमोद को जुए और शराब की लत थी। हर वक्त शराब पीना और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जुआ खेलना, यही सब उसका काम था। हिमांशी की मां रामवती के पास एक पुरानी टूटी फूटी सिलाई मशीन थी, जिस पर गांव के औरतों के कुछ कपड़े सिलकर वो अपने परिवार का गुजारा कर रही थी। एक बार रामवती के पास एक औरत आती है और कहती है, ये लो रामवती, तुम्हारे 15 रुपए और मेरा कुर्ता दे दो जो मैंने तुम्हें फिटिंग करने के लिए दिया था। मैंने बिल्कुल आपके नाप का फिटिंग किया है दीदी। वैसे मैं कह रही थी कि अब धागे की रील भी इतनी महंगी हो गई है, आप मुझे 30 रुपए दे दो सूट फिटिंग करने के। देख रामवती, गांव में बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत अच्छी सिलाई करती हैं, लेकिन मैं फिर भी अपने कपड़े तेरे पास लेकर आती हूँ क्योंकि तू सही दाम में सिलाई कर देती है। अगर मुझे ज्यादा पैसे देने पड़े तो मैं तेरे पास क्यों आऊंगी? उन्हीं लोगों से सिलवा लूंगी अपने कपड़े। वो तो मैं तुझ पर थोड़ा तरस खाकर अपने कपड़े सिलने के लिए दे देती हूँ कि तेरे पास भी थोड़े पैसे बन जाएंगे। अब तेरे घर की स्थिति गांव वालों की नजरों से छुपी थोड़ी ना है। तुझे 15 रुपए लेने हैं तो ले, अगर 30 रुपए लेगी तो मैं आज के बाद तेरे से कोई कपड़ा नहीं सिलवाऊंगी। रामवती की मजबूरी थी कि उसे कम पैसों में ही सिलाई करनी पड़ती थी। गांव की औरतें उसे 20 या 30 रुपए से एक भी रुपए ऊपर नहीं देती थी। थोड़े थोड़े करके रामवती जो पैसे जोड़कर रखती थी, वो पैसे प्रमोद उसे छीन कर ले जाता था। ऐसे ही एक दिन, सुन रामवती, तेरी अलमारी में रखे हुए पैसे मैंने ले लिए हैं। अब भगवान के लिए ऐसा मत करिए। वो पैसे मैंने हिमांशी के स्कूल की किताबों के लिए जोड़ कर रखे हैं। उसके 9वीं कक्षा की किताबें बाजार से खरीदनी है। अरे तू उस लड़की को पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? वो पैसे मैंने ले लिए हैं, अब मैं तुझे वापस नहीं करने वाला। इतना कहकर प्रमोद घर से बाहर चला जाता है और रामवती बहुत परेशान हो जाती है। तभी हिमांशी अपनी माँ से कहती है, माँ, अब मेरे स्कूल की किताबें कैसे आएंगी? पिताजी तो सारे पैसे लेकर चले गए। अगर कल मैं स्कूल किताब लेकर नहीं गई तो टीचर मेरी बहुत पिटाई करेंगी। बेटी, तू बस कल बिना किताबों के स्कूल चली जाना। परसों मैं कहीं से पैसों का जुगाड़ करके तेरे लिए किताबें जरूर खरीद कर ले आऊंगी। अगले दिन हिमांशी स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं उसके टीचर किताब ना लाने पर उसको सजा ना दे दे। इसलिए हिमांशी स्कूल ना जाकर बाग में पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हमारे पास किताब खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। हम इतने गरीब क्यों हैं भगवान जी? आप तो सबकी मदद करते हो ना, मेरी भी मदद करो ना प्लीज। मुझे स्कूल जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है और मुझे खूब पैसा कमाना है, लेकिन हम इस तरह गरीब रहे तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? कैसे मैं अपनी माँ के सपने पूरे करूँगी? हिमांशी इस तरह रो ही रही थी कि तभी उसे पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया के चू चू करने की आवाज आने लगती है। वो चिड़िया बहुत ही खूबसूरत सुनहरे रंग की थी, परंतु वो एक पिंजरे में कैद थी। ये सब देखकर हिमांशी कहती है, अरे इस चिड़िया को पिंजरे में किसने बंद किया? मैं एक काम करती हूँ, इस पिंजरे को अपने घर ले जाती हूँ। तुम्हें भूख लगी है क्या चिड़िया? चलो मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर दाना और पानी दूंगी। इतना कहकर हिमांशी उस चिड़िया को पिंजरे समेत अपने घर ले जाती है। हिमांशी को घर में देखकर उसकी माँ उससे कहती है, क्या बात है हिमांशी बेटा, आज तुम स्कूल नहीं गई और तुम ये चिड़िया कहाँ से लेकर आई हो? माँ, वो मुझे स्कूल जाने में डर लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं किताब लेकर स्कूल नहीं गई तो टीचर मुझे बहुत पिटाई लगाएंगी, इसलिए मैं बाग में पेड़ के नीचे बैठ गई थी। तभी वहाँ पर एक पेड़ पर मुझे ये पिंजरा मिला। देखो ना माँ, ये चिड़िया कितनी ज्यादा भूखी लग रही है और प्यासी भी। मैं इसे दाना और पानी दे देती हूँ। पता नहीं इसे पिंजरे में कैद करके पेड़ पर किसने रख दिया होगा।
उसके बाद रामवती चिड़िया को दाना और पानी दे देती है। उसके बाद हिमांशी कहती है, माँ, ये चिड़िया कितनी प्यारी है ना। देखो, दाना और पानी मिलने के बाद ये कितना खुश लग रही है। हम इसका नाम चुनचुनी रखेंगे। माँ, आप मेरे लिए किताब कब लेकर आओगी? मुझे बिना किताब के स्कूल नहीं जाना माँ। तू चिंता मत कर बेटी, मैं आज पूरी रात बैठकर कपड़े सिलूंगी ताकि सुबह उन सिलाई के पैसों से मैं तुम्हारे लिए किताबें ला सकूं। अपनी माँ की बातें सुनकर हिमांशी चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने साथ सो जाती है। तभी रात को नशे में धुत प्रमोद अपने घर आता है और चुनमुनी को देखकर बोलता है, एक मुसीबत घर में कम थी क्या, जो ये मुसीबत और लेकर आ गई। अभी इसको फेंकता हूँ। नहीं जी, ये चिड़िया का पिंजरा घर से बाहर मत फेंकना। हिमांशी इसके बिना उदास हो जाएगी, वो बहुत रोएगी। इस बेजान को तकलीफ मत दो। तू मुझे सिखाएगी कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। चुपचाप से जाकर अपना काम कर। इतना कहकर प्रमोद वो पिंजरा उठाने लगता है, लेकिन तभी उसका पैर लड़खड़ाता है और नशे के कारण वो जमीन पर गिर जाता है और वहीं सो जाता है। फिर रामवती चिड़िया से कहती है, चिड़िया रानी, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? मुझे डर है कि कहीं हिमांशी के बापू सुबह उठकर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए मैं तुम्हारा पिंजरा खोल रही हूँ। तुम आसमान में उड़कर अपनी जान बचा लो। जाओ चिड़िया रानी, तुम आजाद हो। रामवती चिड़िया का पिंजरा खोलकर उसे आजाद कर देती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रोते रोते रामवती की आंख लग जाती है। अगली सुबह जब हिमांशी सोकर उठती है तो रामवती उसे रात की सारी घटना बताती है। सारी बातें जानकर हिमांशी रोते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही किया माँ। चुनमुनी अब आसमान में आजादी से घूम रही होगी। मेरी प्यारी दोस्त, तुम जहाँ कहीं भी हो हमेशा खुश रहना। उधर चिड़िया उड़ती हुई रानी परी के पास पहुँचती है और एक परी का रूप ले लेती है। तुम आ गई सोना परी? जी रानी परी, मैं आ गई हूँ। तो बताओ मुझे, इस बार तुमने किस जरूरतमंद इंसान की मदद की? रानी परी, इस बार मुझे एक बहुत ही प्यारी बच्ची अपने घर ले गई थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि वो माँ बेटी बहुत मुसीबत में है। उसका पिता नशा करता है और जुआ खेलता है। वो गरीबी में अपना जीवन बहुत मुश्किल से बिता रहे हैं, परंतु वो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं समझ गई सोना परी, देखना जल्दी उनके जीवन में खुशियाँ आ जाएगी। रानी परी, जो लोग दयालु स्वभाव के होते हैं और संकट में फंसे लोगों की मदद करते हैं, सदैव भगवान भी उन लोगों की सहायता करते हैं। दूसरी तरफ रामवती बहुत परेशान थी क्योंकि उसने अभी तक एक भी कपड़ा नहीं सिला था। रामवती अपनी बेटी हिमांशी से बोलती है, हिमांशी, आज तो स्कूल की छुट्टी कर ले। मैं दोपहर तक कपड़े सिलकर तैयार कर दूंगी, फिर तू शाम को जाकर अपने लिए किताबें खरीद लेना। ठीक है माँ, तुम जाकर सिलाई करो। मैं तब तक तुम्हारे लिए अपने हाथों से गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है मेरी लाडो, तू जाकर चाय बना ले, तब तक मैं सरिता बहन का ब्लाउज सिल देती हूँ। उसके बाद रामवती सिलाई मशीन के पास जाकर बैठ जाती है। फिर रामवती जैसे ही कपड़े को सिलाई मशीन पर रखती है, मशीन बिल्कुल नई हो जाती है और उसका रंग भी गोल्डन कलर का हो जाता है और वो खुद चलने लगती है और 2 मिनट में ब्लाउज सिल देती है। ये कैसा चमत्कार है, मेरी सिलाई मशीन इतनी नई और गोल्डन कलर की हो गई, ऊपर से इसने इतनी जल्दी अपने आप ही ये ब्लाउज सिल दिया। उसके बाद रामवती दूसरा कपड़ा लगाती है और वो भी बनकर तैयार हो जाता है। अरे ये क्या, मशीन ने तो 2 मिनट में ये कपड़ा भी सिल दिया। हिमांशी बेटा, इधर आ, ये देख, सिलाई मशीन तो जादुई गोल्डन सिलाई मशीन बन गई। देखना, अभी मैं सूट का कपड़ा काटकर मशीन पर रखूंगी और देखना ये खुद सिल देगा। रामवती मशीन पर सूट का कपड़ा रखती है और वो खुद ही चल जाता है और वो खुद ही सिल जाता है। ये सब देखकर हिमांशी भी बहुत खुश होती है। माँ, सच में ये मशीन तो अपने आप चल रही है और कितना सुंदर सूट सिलकर तैयार कर दिया इस मशीन ने। हिमांशी बेटा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिस चिड़िया को तुम लेकर आई थी वो कोई आम चिड़िया नहीं थी, वो एक दिव्य शक्ति थी जो हम गरीब लोगों की मदद के लिए आई थी। आपका लाख लाख शुक्र है भगवान कि आपने मेरी सारी मुसीबतें दूर कर दी। माँ, तो क्या आप मुझे नई किताबें खरीद कर दे दोगी? हिमांशी के इतना कहते ही वहाँ पर हिमांशी की सारी किताबें प्रकट हो जाती है।
ये सब देखकर दोनों माँ बेटी बहुत हैरान होती है। माँ, मुझे लगता है कि जादुई गोल्डन मशीन से हम जो कुछ भी मांगे वो हमें दे देगी। सही कहा बेटी तुमने। तभी रामवती हाथ जोड़कर कहती है, हे जादुई गोल्डन सिलाई मशीन, तुम मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो, उसकी शराब और जुए की लत छुड़वा दो। इस तरह रामवती कपड़े काटकर सिलाई मशीन पर रखती और कपड़े तुरंत सिलकर तैयार हो जाते थे और वो कपड़े बहुत ही सुंदर सिलकर निकलते थे। धीरे धीरे ये बात सभी गांव वालों तक पहुंच गई और सभी अब रामवती को ही कपड़े सिलने के लिए देने आने लगे। अब उसके जीवन की सारी परेशानियां भी दूर हो गई थी। जादुई गोल्डन सिलाई मशीन की वजह से उसके पति ने नशा और जुआ भी छोड़ दिया था। रामवती ने गांव में एक बड़ी सी दुकान खोल ली। हिमांशी अपने माता पिता को एक साथ काम करते देख बहुत खुश थी। अब उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी और किसी बात का कोई दुख नहीं था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।